नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम वो चीज़ आपके सामने लाना चाहते हैं जो संसद और राज्यसभा में दोनों में पारित हुई है, और वो है वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल। उसमें नया कानून बन गया, और वो हालांकि अभी जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, राष्ट्रपति महोदय की मोहर नहीं लग जाती, तब तक कानून पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोनों सदनों में एक पास हो जाने के बाद अब निश्चित तौर पर ये एक कानून की शक्ल में आने वाला है। इस मामले में जो मुस्लिम समाज के और सुप्रीम कोर्ट में धुआंधार बोलने वाले और प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ईवीएम मशीन को लेकर के, वो वकील हैं महमूद प्राचा, उनसे कुछ बातें हैं। दीपक शर्मा जो इंडिया के वरिष्ठ पत्रकारों में गिने जाते हैं, उन्होंने कुछ बातें उनके सामने रखी और उन्होंने जवाब दिए। तो वो झलकियां हम आपको सुनवा देते हैं। बाकी आपने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर कर लें, और फिर हम आगे दिखाते हैं कि महमूद प्राचा क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, और देश में कहाँ क्या बवाल हो रहा है, क्या चल रहा है। इसके कुछ फोटोग्राफ्स भी हम आपके सामने रखेंगे, तो देखिए। ये है कि भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा के ये कानून लाया गया है। और मैं ये आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, लॉजिकली बताते कि अभी तक 2013 का जो कानून था, जो 1995 वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट्स आई थी, उस अमेंडमेंट को करने में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान था ड्राफ्ट करने में से। एक बात। दूसरी बात यह कि 2013 से आज 2025 हो गई, उसका एक भी प्रावधान संविधान की कसौटी पे कसा जाने के बावजूद बहुत सारी अदालतों में वो एक भी आज तक सेट असाइड नहीं हुआ है। सारा के सारे प्रावधान मौजूद हैं। एक ये मेरी लॉजिकल बड़ी वजह। दूसरी बात ये कि 2013 के कानून में एक भी प्रावधान ऐसा नहीं था, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो प्रावधान किसी और कानून में वैसे का वैसा ही मौजूद ना हो। यानी कि जो आपने आर्टिकल 14 की बात की, तो अगर वो दूसरे कानून के लिए वो बात सही है, तो वो वक्फ के लिए क्यों सही नहीं है? ये दो बड़ी वजह है जिसकी वजह से बेशक इसमें फाइल की जा सकती है, और ये बहुत बड़ी अगर है, ईमानदारी से फैसला होगा तो ये 100% जीतने वाला केस है। मगर क्या है? अगर मगर ये है कि 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने ये बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है। तो इस केस में जो अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को इस वक्त बिल की लाने की वजह सिर्फ एक है, और वो बहुत हमें साफ तौर पे समझनी पड़ेगी। वक्फ के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है। अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो अमित शाह जी और मोदी जी के प्रिय उद्योगपति अपने आप को कहते हैं, लेकिन है वो सब करप्ट बेईमान लोग जो देश की हर एक संपदा लूटना चाहते हैं। तो वक्फ भी एक बड़ी संपदा है, तो ये लूटने के लिए कानून लाया गया है, और इसकी दूसरी कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, एक छोटी वजह ये हो सकती है कि अभी जो देश में हालात चल रहे हैं, ट्रम्प साहब ने, टाइमिंग की बात है वो सिर्फ, ट्रम्प साहब ने बिल्कुल मोदी जी को अपने सामने विजिबली साष्टांग करा लिया है टैरिफ के मामले में, तो उसकी तरफ से भी ध्यान बटाने के लिए हो सकती है, ये टाइमिंग की बात है। लेकिन बुनियादी वजह यह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू को ये सारी जमीनें चोरी करके देनी है, जैसे सारे पोर्ट्स, जैसे सारे एयरपोर्ट, जैसे सारी माइनिंग, जैसे सब कुछ लूट के उनको दे दिया है। वही उसी कड़ी में ये चीज है। इसको और किसी भी नजर से देखे जाना मेरे ख्याल से समझदारी का काम नहीं होगा। और ये कानून इसके बाद सिखों के लिए आएगा, क्रिश्चियंस के लिए आएगा, बुद्धिस्ट समाज के लिए तो ऑलरेडी है ही, और उसके बाद ट्राइबल्स के लिए भी। सबसे ज्यादा तो नुकसान लैंड का ट्राइबल्स का हो ही चुका है। हस्ते में अडानी जी इस वक्त क्या कर रहे हैं वो जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का नंबर आएगा, इनका तो आना ही आना है। और उसके बाद जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, सुब्रमण्यम स्वामी साहब खुद जो मंदिरों का जो मैनेजमेंट है वो सरकार के कब्जे से छुड़ाने के लिए, सरकार मतलब भ्रष्ट अधिकारियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए कितनी सारी पिटीशन तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने डाल रखी है। ये सबका नंबर आएगा, लूट तो सबकी होगी, ये तय है। आज भले ही कुछ लोग इसमें आंदोलन में साथ नहीं देते। चलिए आप ये भी 100%।
बस मैं एक बात का क्लैरिफाई करना चाहूंगा, यहाँ भी हमारे देश में आर्टिकल 25 को माइनॉरिटीज के लिए समझा जाता है, उस तरह से उस नजर से पढ़ा जाता है। सबके लिए है, आपने सही पढ़ा उसको। जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनके लिए भी है उतनी प्रोटेक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति के क्या ये जो कानून है जनता सीधे सीधे आप अपने धार्मिक क्रिया सरकार कोई नहीं हो सकती, कुछ मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्टेट तो सिर्फ सेकुलर एक्टिविटीज में इंटरफेयर कर सकता है। जो सेकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं कि वक्त में चोरी ना हो, उसके लिए पुलिस का प्रावधान प्रयोग करने की ताकत दी जा सकती है कि आप सीबीआई इसका भी प्रयोग कर सकते हैं वक्फ बोर्ड के मेंबर्स। इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक एजेंसी है जो यही वक्फ बोर्ड बनाने की मूलभूत भावना यही थी। ये तो इंटरनल अफेयर्स है ना, लेकिन क्योंकि इंटरनल अफेयर्स चलाने में देश में संविधान और कानून से चलना है देश, तो सीबीआई की, ईडी की, पुलिस की, प्रशासनिक अधिकारियों की मदद वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और उनके ऑफिशियल्स ले पाए। ये एक्ट सिर्फ इस पर्पस के लिए आया हुआ। सेकुलर एक्टिविटीज में जो गौरव गोगोई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, अगर सेकुलर एक्टिविटीज की कोई इम्पीचमेंट होगी तो धारा वक्फ जो 2013 का है 96, 97 उसके लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ डायरेक्शन दे सकती है और स्टेट गवर्नमेंट। उससे भी बड़ी बात, अगर कोई संविधान और कानून के खिलाफ कोई मजहब के अंदर भी, मुसलमान वक्फ बोर्ड के अंदर भी गलत काम कर रहे होंगे, धारा 26 है, वो ये साफ तौर पे कहती है कि सीओ साहब पूरे वक्फ बोर्ड की जो रेजोल्यूशन होगी, सारे मेंबर्स ने भी अगर उसे पास किया हो तो वो ये कह सकते हैं कि नहीं आप इसे चेंज कीजिए। अगर वो सीओ साहब जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके कहने पे भी चेंज नहीं करते तो सरकार के पास वो रेफरेंस भेज सकते हैं और सरकार की जो बात होगी वो फाइनल होगी। ये प्रावधान है आज के वक्फ एक्ट में। बताइए। जी जी, प्राचा साहब ने जो बातें कही आपने सुनी, बहुत सारी बातें उन्होंने पूरी जो 4 आर्टिकल हैं जिनके जरिए इस बिल को चुनौती दी जा सकती है वक्फ बोर्ड के जरिए या जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उस पर उन्होंने बाकायदे पूरी व्याख्या दी। अब आगे और हम उनसे सुनवाते हैं वो क्या देखिए, जो हम कोर्ट्स में गैलरीज में बात करते हैं, आप वो राज एकदम फाश कर रहे हैं। जस्टिस बाय चांस तो है ही, और वो चांस के कई आयाम। एक कौन जज है ये भी एक आयाम है, और जज कौन होगा ये कौन तय करेगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मास्टर ऑफ द रोस्टर। इसीलिए तो वो 2018 की जो प्रेस हुई थी इसीलिए हुई थी ना। तो जस्टिस बाय चांस तो है, लेकिन रोस्टर कौन चेयर करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितना चांस है या नहीं है ये एक बात है, प्लस दूसरे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी जस्टिस वर्मा का चल ही रहा है केस, वो सब चीजें भी हैं, सरकारी दबाव भी है, सब चीजें हैं। लेकिन मैंने आपको इसीलिए अगर लगाया था ना, वो इन्हीं सब वजूहात की वजह से अगर लगाया था। लेकिन 100% मैं 99.9% नहीं कह रहा हूं, एक भी प्रावधान इनका 44 में से 44 संविधान के टेस्ट स्टोन पे, यानी कि उसकी जो कसौटी है ना, उस पे खरा नहीं उतर सकता एक भी प्रावधान। बड़ी बात तो आपने सुना प्राचा साहब ने कहा है कि 99%, 99.9% नहीं, इन 4 अनुच्छेद के अनुसार इसमें 100% रिलीफ मिलना चाहिए। और इसके लिए कोर्ट कौन होगा, किसको याचिका दी जाएगी, ये रोस्टर मास्टर यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में है, और वो ये तय करेंगे कि कौन इस केस की सुनवाई करे। तो और आगे सुनते हैं उनको हम। जी अगर ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं कि अगर जो जज प्रेशर में ना हो तो आप कह रहे हैं। मैं एक दूसरी चीज कह रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि जो रिलीफ है 6 महीने में मिलेगा? अगर मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस साहब क्या चाहते हैं और बेंच कौन सी बनती है, ये उसी अगर का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जज लोया का केस होगा तो तुरंत, राफेल का केस होगा तो तुरंत, और कोई और केस होगा तो सालों साल होगा तो तुरंत हो जाएगा। पे कहूं तो एकदम जो जिसको कहते हैं ना, एकदम जो बिल्कुल ही सभी जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, संविधान की बात को आगे भी लेके जाएं, वो इतनी बुरी तरीके से धराशायी किए गए हैं
कि इसमें प्लीडिंग्स भी ज्यादा एक्सचेंज करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं हो। क्या चीज की लंबी बहस होनी है? आपके धर्म में कोई और इंटरफेयर करेगा, सरकार इंटरफेयर करेगी, ये साफ तौर पे मना है, संविधान में सीधे सीधे मना है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो सबसे सैंक्टम सैंक्टोरम है, सबसे उनका पायस जगह है बौद्ध गया में, वो बुद्धिस्ट ही चलाएंगे। लेकिन कौन चला रहा है आज? नॉन बुद्धिस्ट मैनेजमेंट उनके पास है। तो ये संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा है। आध्यात्मक रूप से, लीगली और लॉजिकली तो संविधान के खिलाफ जाके, मतलब एक तरीके का देशद्रोह है जिसको कानूनी शक्ल दी जाए। आपको दो लॉजिक्स दिए हैं। जब इतनी बार चैलेंज होने के बाद भी 2013 के एक्ट में और कोई भी कानून आता है तो वो पुराने कानून की कमियों को दूर करने आता है। वक्फ एक्ट की कमियां तो बहुत सारे लोग टेस्ट कर चुके हैं ना, अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, कमी कोई निकली नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें ज्यादा कुछ ऐसी मुश्किल काम है नहीं कि जिसमें बहुत लंबी कोई चौड़ी आर्ग्यूमेंट होनी है या बहुत डिटेल में बहस होनी। देर करने के लिए तो आप करते रहिए कुछ भी। ये तो एक जजमेंट और दूसरी जजमेंट कितनी आई हुई है, एक दूसरे के खिलाफ जजमेंट कितनी आई हुई है। अब मेरे ऑफिस में तो ज्यादा मैं किताबें रखता नहीं हूँ, आजकल तो वैसे भी नेट का जमाना है, ऑनलाइन है। लेकिन अगर आप किसी भी लॉयर के घर में जाएंगे बड़े, तो किताबें रखी हुई, पढ़ना शुरू कर दीजिए, यहाँ से शुरू किए और 100 साल तक पढ़ते जाइए। लेकिन तथ्यात्मक रूप से इसमें बहस बहुत छोटी है। ये 44 प्रावधान है। 44 प्रावधानों के लिए अगर आप ये मान लीजिए कि 15-15 मिनट भी बहस की जाए तो कितना टाइम लगेगा? कुछ घंटे, इतना ही बार है इसमें, और कुछ है नहीं इसमें। लेकिन ये होगा जब मजबूती से केस लड़ा जाए, जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। और देश में आंदोलन भी हो ताकि जजेस को भी वो मजबूती प्राप्त हो जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिसकी तरफ इशारा 2018 में 4 सिटिंग जजेस ने भी किया। लेकिन जो हो रहा है, ओवैसी साहब ने पिटीशन डाल दी, ऐसी खबरें आ रही हैं, किसी एक कांग्रेस के सांसद ने भी डाल दी। ये जो कार्रवाई हो रही है ना, ये बहुत खतरे की निशानी नजर आ रही है। आधी कच्ची आधी पक्की पिटीशंस के मैं पहले डालूंगा और मेरा नाम हो जाए, वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। ये होना चाहिए। प्राचा साहब, आप इतने महमूद प्राचा ने एक बात तो क्लियर कर दी कि जो 2 याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं वो जल्दबाजी में और छपास के रोग के रूप में है। एक तो असदुद्दीन वैसी ने डाली है और एक कांग्रेस के कोई मुस्लिम सांसद हैं, उन्होंने डाली है। ये जल्दबाजी में डाली गई याचिकाएं हैं, ये नुकसानदायक हो सकती हैं। उनका शायद यही मकसद है कि याचिकाएं डाली जाती और बाकायदे कायदे से, जिससे कि किसी के पास कोई काट ना हो। और ये कच्ची पक्की याचिकाएं या खारिज हो गई तो ये मुस्लिम समाज के लिए ये जो हित हैं उन पर भारी कुठाराघात होगा। और आगे सुनते हैं वो क्या कहते हैं। नहीं, सिर्फ मुस्लिम्स को ही नहीं, देखिए बुद्धिस्ट समाज को, दूसरी भी जो खास तौर पे माइनॉरिटीज हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जिनकी धार्मिक जो प्रॉपर्टी रखने का हक है उसका हनन हो रहा है, धार्मिक अपनी जो कार्यवाही करने का या अपनी पूजा पद्धति के हनन हो रहा है, उनको सबको साथ मिलके ये चैलेंज करना चाहिए। ये एक बहुत ही 100% जीतने का एक पहला स्टेप होगा। लेकिन जो हुआ है उसको भी आप देख लीजिए। अभी तो ये पिटीशन, ये बोला जाएगा कि ये अभी प्रीमैच्योर है, अभी तो ये कानून बना ही नहीं, सरकार ने बनाया, अभी उसका गजट नोटिफिकेशन आया नहीं, आपने चैलेंज कर दिया। तो ये जीतने के लिए, ये हारने के लिए, इसी बात पे पिटीशन डिसमिस होगी है। आप ये देखिए ना बात, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कहा जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जज बना दिया लेकिन सरकार उसे नोटिफाई नहीं करती। तो नोटिफिकेशन तो पहला स्टेप है ना किसी चीज को कानून बनने में, और वो भी नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि ये इस डेट से लागू होगा, लेकिन नोटिफिकेशन ही काफी है चैलेंज करने के लिए। उससे पहले चैलेंज करना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आई एम रियली सरप्राइज्ड, बट आप उन विद्वान लोगों से खुद पूछ सकते हैं क्यों डाला। अब मैं आपको कुछ वो झलकियाँ दिखाता हूँ जो देश के 8 राज्यों में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन अहमदाबाद में बताया जाता है, तमिलनाडु है, मुंबई है, लखनऊ है और दूसरे राज्य हैं। तो उसकी कुछ झलकियाँ हम और देख लेते हैं, चलते हैं। Owaisi has filed the petition in the Supreme Court challenge of सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने, मुझे यकीन है जल्द से जल्द इसको खारिज किया जाएगा।
की अवैध संपत्तियों पर एक्शन, वक्फ बोर्ड की अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी। अब योगी अब दोस्तों आपने देखी कुछ झलकियां, लेकिन एक झलकी सबसे बड़ी है और वो ये है कि अभी बिल का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो उधर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उसी तरह से हरकत में आ गई है। क्योंकि जब नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुआ है, इधर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि जहाँ जहाँ वक्फ ने अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है उनकी सूची बनाना शुरू कर दें। ये एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। बाकी आपने देखा देश भर में आंदोलन की गूंज हो रही है, चारों तरफ मुसलमान सड़कों पर हैं। बड़े बड़े शहर और ख़ास तौर पर अहमदाबाद हुआ, मुंबई हुआ, तमिलनाडु यानी मद्रास हुआ और दक्षिण के कई राज्य हैं, सब जगह पूरी तरह से मुसलमान इस बिल के विरोध में आ गए हैं। अब देखना है कि इस बिल के बारे में क्या होता है। हालांकि अभी बिल राज्यसभा में और लोकसभा में पास हुआ है, इसके ऊपर अभी राष्ट्रपति की मोहर लगना बाकी है और उसके बाद ही ये बिल नोटिफिकेशन में जाएगा, तब ये संपूर्ण कानून बनेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस तरह की सारी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। आपने देखा महमूद राचा जो लॉयर हैं, उन्होंने दीपक शर्मा से कुछ बातें की, वो झलकियां हमने आपको दिखाई। वो क्या सोचते हैं, उनका एक ही कहना है कि इस बिल में सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका है उसमें नहीं लगेगी, तो फिर ये याचिकाएं खारिज हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने साफ कहा ये जल्दबाजी में लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं और ये श्रेय लेने का कोशिश हो रही है कि हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए। यदि सुप्रीम कोर्ट में जाना भी है तो 4 बड़े अनुच्छेद हैं संविधान के और उन अनुच्छेद के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और नोटिफिकेशन की कॉपी लगाएं। और उसमें उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि कुछ ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। चारों अनुच्छेद में बाकायदे सारी चीज़ व्यवस्थाएं दी गई हैं कि सरकार जो धार्मिक मामले हैं उन पर उन्हें परेशान नहीं कर सकती, जो लोग धार्मिक लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये बिल लाया गया है। तो खैर, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छी बात है, लाइक कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए तत्काल और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।